नमस्कार ओमकार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते अंजू जी, बहुत धन्यवाद और आपके दर्शकों को भी नमस्कार। सर, ये बिहार में क्या हो रहा है? कांग्रेस और आरजेडी आमने सामने हैं। जेएमएम तो अलग चलेगी, 6 कैंडिडेट मैदान में उतार भी दिए। तो ये इस तरह से ये मोदी का मुकाबला करेंगे सर? जो संसद के अंदर खड़े होकर कहते थे हम गुजरात में हरा देंगे बीजेपी को, हम बिहार में हरा देंगे, वो अपनी ईगो ही नहीं हरा पाए। देखिए, सभी जो इनके घटक दल हैं, वाम दल भी इनके साथ कहाँ है, उनके साथ भी सीटों का तालमेल कहाँ हो पाया। उन्होंने भी जिन जिन क्षेत्रों में वो चाहते थे वहां उन्होंने कैंडिडेट खड़े कर दिए, अपनी लिस्ट जारी कर दी। इसी तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता ने तो ये तक कह दिया कि हमारे साथ धोखा किया गया, हमको विश्वास में नहीं लिया गया, हमको जो महागठबंधन या गठबंधन का या इंडिया अलायंस का जो भी एक कहना चाहिए कि अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए थी, तालमेल होनी चाहिए थी, वो गायब रही। और उन्होंने भी अपनी तरफ से ही जितनी सीटों पर वो लड़ना चाहते थे उतनी सीटों पर अपने कैंडिडेट खड़े कर दिए। और कांग्रेस और आरजेडी का ही देख लीजिए, बाकी का तो छोड़ ही दीजिए। कम से कम 8 से 10 सीटें ऐसी बताई जा रही हैं जहां दोनों ने अपने प्रत्याशी खड़े कर दिए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस चुनाव आयोग को गाली दे रहे थे राहुल गांधी, उस चुनाव आयोग को ही अब 23 अक्टूबर को ये फैसला करना है कि कौन सी सीट पर कौन सा प्रत्याशी इनका लड़ेगा। यानी ये खुद तो तय नहीं कर पा रहे, अब तो चुनाव आयोग ही तय कर ले। लेकिन इससे ये पता चलता है कि जिनसे इनका मुकाबला है ये उनकी ताकत को, उनकी समझबूझ को, उनकी सूझबूझ को जानते नहीं हैं। अब आप देखिए, दिक्कतें एनडीए में भी कम नहीं थी। चिराग पासवान को ले लीजिए, कुशवाहा को ले लीजिए, जीतन मांझी को ले लीजिए, सब किसी ना किसी मोड़ पर कुछ ना कुछ मुद्दों को लेकर के, कुछ सीटों को लेकर के, कुछ तालमेल को लेकर के थोड़े अनमने थे और कुछ कुछ बयान उनके मीडिया में आए थे, या कहें कि मीडिया ने थोड़ा नमक मिर्च लगा करके, मसाला लगा करके उनको आगे चलाने की कोशिश की थी। लेकिन यहां पर अमित शाह बैठे हैं जिन्होंने चिराग को भी, जीतन मांझी को भी और कुशवाहा को भी, कुशवाहा को तो दिल्ली बुला लिया। और पटना में आपने देखा ही होगा, एक टीवी कार्यक्रम में भाग लेने के लिए गए थे, वहां पर उनका इंटरव्यू था, खुला मंच होता है जैसे, और उसके बहाने उन्होंने अपने नेताओं से बात की। जिनको भी बिहार का दायित्व सौंप करके भेजा गया है वो सारे मीटिंग में थे, नीतीश कुमार मीटिंग में थे, संजय झा मीटिंग में थे, और बाद में मुलाकात करने वालों में चिराग पासवान, हरियाणा के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य, ये सब लाइन लगा करके, यानी यहां पर चीजें क्लियर हैं। बिल्कुल। कोई समस्या होती है उसको कैसे शॉर्ट आउट करना है, अभी क्या देना है, आगे क्या देने के लिए बाकी बचा हुआ है, और कैसे उसको आगे एडजस्ट किया जा सकता है, ये सारे पत्ते अमित शाह के हाथ में होते हैं। यानी वो हाथों हाथ फैसला करते जाते हैं, लोगों को संतुष्ट करते जाते हैं, जो भी समस्याएं सामने आती हैं उनका निदान समाधान करने में वो ज्यादा टाइम लेते ही नहीं। यहाँ क्या हो रहा है, मैंने आपके पिछले प्रोग्राम में भी कहा था, जिस समय सीटों के बंटवारे की बात होनी थी, जिस समय तमाम ऊंच नीच को खत्म करना था, अहंकार को तिलांजलि देनी थी, जो भी समस्याएं सामने आ रही थी उनको निपटाना था, सुलटना था, उस समय तो राहुल गांधी मलेशिया में और लैटिन अमेरिका में घूम रहे थे। और अच्छा, फिर आए तो उसके बाद जो है
जातीय राजनीति में उलझ गए, चंडीगढ़ चले गए। वहां पर डीआईजी आपके आईपीएस ने जो सुसाइड किया था, वहां दलित राजनीति करने चले गए। फिर वाल्मीकि राजनीति करने के लिए अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी रायबरेली में चले गए। फिर एक सिंगर की संदिग्ध स्थितियों में जो मौत हुई थी, असम चले गए। यानी नॉमिनेशन के लिए आखिरी दिन सिर पर आ गया है। 24-48 घंटे बचे हुए हैं और आपको जातीय पर्यटन से ही फुर्सत नहीं मिल रही है। आपको लगता है कि आपकी पार्टी ऐसी चल जाएगी, ऐसी जीत जाएगी जातीय राजनीति करके। तो जो आदमी अभी तक भी इन चीजों से सीख नहीं ले पाया है, 56 साल की उम्र है, तो कब आप परिपक्व होंगे? कौन सा फैसला कब लेना है, ये आप सामने वाले से भी सीखने को तैयार नहीं है। कैसे कोऑर्डिनेशन किया जाता है, कैसे घटक दलों के बीच में उनकी ईगो को भी शांत करना, उनको एश्योरेंस भी देना आगे के लिए, जिनका निदान आप तुरंत कर सकते हैं उनका निदान भी करना, ये सब चीजें एक परिपक्व सूझबूझ वाली लीडरशिप ही कर सकती है। लोंडो लफाड़ो वाली पॉलिटिक्स ही आपको करनी है। आपको अपनी सो कॉल्ड विरासत की धमकी दे करके ही अगर सामने वाले को चुप करना है या चुप करने की कोशिश करनी है या उनको ब्लैकमेल करना है, तो भाई ऐसे नहीं चलेगा। दूसरी बात कहता हूं अंजू जी, भाई आप बिहार में है क्या चीज? कुछ क्या भी है नहीं। आप बिहार में? बिहार में आपके पल्ले में है कुछ? पिछली बार क्या हुआ था? 70 सीटें दी थी लालू यादव ने। कितनी जीते थे आप? 19 सीटें जीते थे। कितनी सीटें खराब कर दी आपने? 51। आप स्ट्राइक रेट देखो, अपना भी देख लो। वाम दलों का देख, वाम पंथियों को शायद 28 या 29 सीटें मिली थी और उसमें से 17-18 जीत ली थी उन्होंने। उनका स्ट्राइक रेट देखो आप कम सीटें लीजिए, केवल वहां लड़िए जहां आपको जीतने की संभावना है। सीटों की संख्या पर मत जाइए, अपना स्ट्राइक रेट ठीक करिए। आगे के चुनाव में सामने वाले दल अपने आप आपका लिहाज करेंगे, आपका सम्मान करेंगे। लेकिन आप अगर ज्यादा से ज्यादा सीटें लड़ना चाहो और फिर नतीजा ये दे दो कि 70 में से 19 जीत रहे हैं, तो भाई कौन अपनी सीटें खराब करेगा? बिल्कुल यही हुआ है। लालू यादव और तेजस्वी यादव ने ठान लिया कि नहीं, इनकी ब्लैकमेलिंग में नहीं आना है। आपको जितनी सीटें खराब करनी है आप अपने कैंडिडेट खड़े कर लो। वहां भी पब्लिक देख रही है, वहां भी इनके जो वोटर हैं वो भी देख रहे हैं। तो लेट अस सी, देखते हैं। चुनाव बहुत दूर नहीं है। बिल्कुल सर, लेकिन एक चीज और है सर, जब ये नतीजे आएंगे तब तो वोट चोरी हो गए। वोट चोर, गद्दी छोड़, ये नारा लगाएंगे। वो जो रोहिंग्या बचाओ यात्रा थी, घुसपैठिया बचाओ यात्रा थी, उसका क्या हुआ? ममता बनर्जी ने बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट दिया था राहुल गांधी के बारे में सर कि ये नॉन सीरियस पॉलिटिशियन है, पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है। वो पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है, इसीलिए देखिए क्या हालत हो रही है कांग्रेस की, जिसकी पहले ही जमीन नहीं है बिहार में। अब तो मुझे लगता है कि कुछ भी नहीं बचेगा इनके सामने सर, जिस तरह के हालात हैं। आप सीट शेयरिंग, आप सही कह रहे हैं कि जब सीट शेयरिंग की बात होनी थी तब आप बाहर बाहर घूम रहे थे, लेकिन सर आरजेडी के अंदर आप देखिए, आरजेडी का वो एक नेता है मदन शाह, कैसे कपड़े फाड़ फाड़ कर राबड़ी निवास के बाहर रो रहा था कि मुझसे तो 3.25 करोड़ रुपए मांगे थे। कोई यादव है, उसने, संजय यादव ने, और दिए, मैंने पैसा नहीं दिया तो टिकट किसी और को दे दिया। मतलब हर जगह सिर्फ अव्वल है। ये कोई संजय यादव नहीं है, ये तेजस्वी यादव की नाक का बाल है। और संजय यादव को लेकर के ही उनकी बहनें भी नाराज हैं तेजस्वी से। और तेज प्रताप भी अगर परिवार को और पार्टी को छोड़ करके गया है तो उसकी वजह ये नहीं है कि वो किसी लड़की के साथ जो है वो मालदीव में देखा गया और वहां से उन्होंने कोई फोटो वोटो सोशल मीडिया पर डाल दिए और लालू यादव ने मुंह फेर लिया, उनसे नाता तोड़ लिया।
ये वो एक बहाना था। एक्चुअल में संजय यादव जो नॉन बिहारी है, यानी बिहार का भी नहीं है, हरियाणा का है, वो कभी जब ये क्रिकेट खेलते थे तेजस्वी यादव, तब से इनके मित्र हैं, और अब सारी पावर जो है वो कहते हैं कि संजय यादव के पास ही है। झगड़ा जो निकल करके बाहर आया वो इसलिए आया कि जब इनकी बस यात्रा चल रही थी, बिहार अधिकार यात्रा, तो कुछ समय के लिए जहां पर जिस सीट पर पब्लिक का अभिवादन करते थे बैठ करके तेजस्वी यादव, उस पर ये संजय यादव बैठ गए, और कुछ कार्यकर्ताओं ने इनकी फोटो वोटो लेकर के और वो सोशल मीडिया पर निकाल दी, और उस पर रिएक्ट कर दिया कि इस सीट पर बैठने के अधिकारी सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव हैं, कोई और नहीं। उसको रोहिणी ने भी रीट्वीट कर दिया, अग्रसारित कर दिया। उसके बाद भाई बहन में जो है भिड़ गई, आपस में तन गई, और रोहिणी उससे अगले दिन वापस सिंगापुर चली गई। जब नॉमिनेशन दाखिल कर रहे थे तो मीसा भी नहीं थी साथ में, हेमा भी नहीं थी, दूसरी भी नहीं थी। तो परिवार तो जो हो रहा है वो हो ही रहा है, लेकिन अब बहुत सारी चीजें, अब 2.25 करोड़ मांगे कि नहीं मांगे, ये तो लालू परिवार जब जांच पड़ताल करेगा तब सामने आएगा। लेकिन जो तमाशा हुआ है कैमरों के सामने, कुर्ता फाड़ करके जैसे वो लोटपोट हो रहा है जमीन पर, तो उसको तो वैसे भी टिकट नहीं दिया जाना चाहिए। जो आदमी टिकट कटने को बर्दाश्त ना कर पाए और अपना कुर्ता फाड़ दे और दूसरों पर सार्वजनिक रूप से कैमरों पर आरोप लगाना शुरू कर दे, तो वो तो बिल्कुल प्रत्याशी होना भी नहीं चाहिए, चाहे आपकी कोई भी काबिलियत है। इतना ही तो होता है कि भाई एक कॉन्स्टिट्यूंसी से किसी पॉलिटिकल पार्टी में आधा दर्जन या 1 दर्जन प्रत्याशी होते ही हैं। हर आदमी ये कोशिश करता है कि यार इस बार मेरा हो जाए, मैं बहुत दिन से लगा हुआ हूं, उनमें से एक को मिलना होता है। तो आप अपने कपड़े फाड़ लेंगे, कुर्ता फाड़ लेंगे, जमीन पर लेट जाएंगे, आरोप लगाना शुरू कर देंगे। हो सकता है कुछ बोली लगी हो सीट की, ये जांच के बाद सामने आएगा, लेकिन इनकी अंदरूनी कलह जो खींचातानी है वो भी तो सामने आ गई है। तो आप सही कह रही हैं, लेकिन जो शुरू में हमारा डिस्कशन चल रहा था राहुल गांधी का, जब से ये लौटे हैं विश्व विहार से, तब से आपने वोट चोरी वगैरह की कोई बात सुनी है क्या इनके मुंह से? नहीं सर, दलित कार्ड देकर भेजा है ना, भाषा का कार्ड देकर भेजा होगा ना अब की बार की, वो तो फ्लॉप हो गए भाई, तुम ये कार्ड चलाओ, इसीलिए वो दलित दलित खेल गए। वो तो कहीं चली नहीं ना, बिहार में तो कोई चर्चा तक नहीं है, ना SIR का विरोध चला, और बल्कि इन्होंने ममता बनर्जी जो थोड़ा बहुत कर सकती थी उसकी भी हवा निकलवा दी। अब जब ममता बनर्जी को पता है कि वोट चोरी नहीं चल पाई बिहार में, तो वो वहां बंगाल में कुछ करेंगी क्या इस पे, या SIR का विरोध करेंगी तो किस मुंह से करेंगी? अच्छा, अमित शाह ने कह दिया कि भाई ये यहां भी तो तांडव कर रहे थे बिहार में कि SIR नहीं होने देंगे, वो नहीं होने देंगे, ऐसा नहीं करने देंगे, बोला यहां तो हो गया। क्या कर पाए ये लोग? और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई 65 लाख के नाम कटे हैं, या 69 लाख के अल्टीमेटली कटे, 21 लाख जुड़े भी नए मतदाता, तो उन 65 लाख में से 10-15 ही ले आओ जिनके गलत कटे हों। बिल्कुल, और 10-15 मतदाता भी खड़े नहीं कर पाए ये लोग। तो ये टोटली मतलब जन सामान्य से कटे हुए लोग हैं, इनको पता ही नहीं है कि जमीन पर एक्चुअल में चल क्या रहा है। इनको सिर्फ और सिर्फ तांडव करना है, और उसका जमीन से कोई लेना देना है नहीं है, उसका कोई प्रभाव होगा नहीं होगा, चुनाव में मतदान में उसका कोई तुम्हें लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कुछ पता नहीं है। सिर्फ मीडिया में सुर्खियां बटोरना है, और मीडिया को भी मुझे लगता है कि रोजाना, चूंकि मैं पहले भी कह चुका, 4 बजे से वहां हर स्टूडियो में चाट पकौड़ी
और गोलगप्पे जो है वो बनने और बिकने शुरू हो जाते हैं। तो उनको भी ऐसे बेहुदा विषय चाहिए रोजाना, जिनका कोई मतलब नहीं, कोई सिर पैर नहीं। अच्छा, लोगों ने जिस तरीके से राहुल गांधी को और इन विपक्षी दलों को, नेताओं को लेना सीरियसली लेना बंद कर दिया, ऐसे ही अब टीवी चैनलों को भी लेना बंद कर दिया। कोई सीरियसली नहीं लेता, कोई सुनता नहीं है। जो निठल्ले होंगे वो तो सुनते रहेंगे, उन्हीं के सहारे उनकी कुछ टीआरपी चल रही होगी, पर कोई सीरियसली एक्चुअल में लेता नहीं है। तो इनको इस बार समझ में आ गया कि भाई ये वोट चोरी चल नहीं रही है और ये एसआईआर का विरोध चल नहीं रहा है। जो मैं कह रहा था कि इन्होंने तो जो ममता बनर्जी थोड़ी बहुत राजनीति कर सकती थी वो भी खत्म कर दी। बिल्कुल सर। सर लेकिन एक चीज ये बताइए कि जैसे गठबंधन में होते हैं, वो जेएमएम का नेता कहता है कि कोई सकारात्मक जवाब नहीं आया तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए हमने अपने उम्मीदवार उतार दिए। भाई अगर आप दो बड़ी पार्टियां, मान लीजिए आरजेडी और कांग्रेस, तो इनके बीच संवाद तो होता रहना चाहिए था। अब तो खबर ये आ रही है कि बिहार के जितने भी नेता है कांग्रेस और आरजेडी की, वो आपस में बात ही नहीं कर रहे, बातचीत पूरी तरह ठप हो चुकी है। तो इसका मतलब ये माना जाए कि ताला लग गया इस ठगबंधन पर। देखिए, थोड़ा सा व्यापक सोचते हैं, पीछे जाते हैं। जब ये इंडिया अलायंस बनाया गया था लोकसभा चुनाव से पहले, तब नीतीश बाबू साथ थे, केजरीवाल भी साथ थे, ममता बनर्जी भी आ गई थी, कई दूसरे सहयोगी, और जो अभी भी मतलब अलग नहीं हुए, अलग होने का ऐलान नहीं किया या साथ ही मिलकर के अंडरस्टैंडिंग में चुनाव लड़े थे लोकसभा का, वो भी कितने सक्रिय हैं, या उन इन सब के बीच में भी कितने संवाद हो रहे हैं, या कब मीटिंग हुई थी इंडिया अलायंस की। लोकसभा के सत्र से पहले एक अनौपचारिक सी मीटिंग राहुल गांधी के निवास पर बुलाई गई थी, जब उनका नए गृह प्रवेश हो रहा था, नई बिल्डिंग में, नए घर में, ठीक है। तो उसका नतीजा क्या निकला? कोई नतीजा है क्या? और जब जब चुनाव होते हैं अलग अलग राज्यों में, वो इंडिया अलायंस कहाँ चला जाता है? वो संवाद करता हुआ, समन्वय करता हुआ, बैठ के करता हुआ, रणनीति बनाता हुआ, सबके साथ मिलजुल करके, भाई चलो ठीक है, शरद पवार की उम्र हो रही है, लेकिन उमर अब्दुल्ला तो अभी जवान है, नौजवान है, भाग दौड़ कर सकते हैं, आपके साथ आके खड़े हो सकते हैं। या बिहार में अगर चुनाव है तो ममता बनर्जी को बुलाया जा सकता है, दूसरे दलों के नेताओं को बुलाया जा सकता है। वो छोड़ दीजिए कि उनका अपने राज्यों के बाहर दूसरे राज्यों में कोई प्रभाव है कि नहीं है। एक मैसेजिंग देनी होती है कि भाई देखो, इंडिया अलायंस साथ खड़ा हुआ है, एक साथ सब मंच पर दिखाई दे रहे हैं। ये मैसेजिंग कोई देने को तैयार नहीं है। कोई राहुल गांधी के पीछे खड़ा होकर के उनको नेता के तौर पर एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं है। सबको लगता है कि ये अपना तो कबाड़ा कर ही चुके, अपनी पार्टी का तो 7 फुट गहरे दफन कर ही चुके हैं, धीरे धीरे ये दूसरों पर भी भारी पड़ेंगे। और आप सही कह रही थी कि ठीक है, 16-17 दिन एक ही गाड़ी पर लटके रहे तेजस्वी और राहुल गांधी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? तेजस्वी यादव मुलाकात तक क्यों नहीं कर रहे हैं? जब तेजस्वी यादव को दिल्ली बुलाया था कि राहुल गांधी से मुलाकात कर लीजिए, क्यों नहीं आए वो? संजय यादव को क्यों भेज दिया? और जब लालू परिवार ने कहा कि राहुल गांधी पटना आ जाएं, तो केसी वेणुगोपाल को क्यों भेज दिया राहुल गांधी ने? क्या हुआ? 16-17 दिन में इतना मन भर गया आपस में कि अब मुलाकात भी करने को तैयार नहीं, बातचीत भी करने को तैयार नहीं, मैसेंजर भेजे जा रहे हैं। ये तो मैं सेकेंडरी लीडरशिप भी नहीं मानता कांग्रेस की या आरजेडी की। तो आप कितना सीरियस हैं, बल्कि नॉन सीरियस हैं। राज जब मतलब चुनाव सिर पर खड़े, हाँ, वो दिन बचे हैं पहले चरण के प्रत्याशी तय करने में, और आप चंडीगढ़ और रायबरेली और असम घूम रहे हैं। ये नॉन सीरियस राजनीति नहीं है क्या? या आपने मजाक बना करके रख दिया है पार्टी को?
आप फिर एक तरफ आप अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर रहे हैं। तो ये एक्चुअल में जैसे इनके कर्म है, जैसी इनकी सोच है, जैसा इनका अहंकार है, उसी के अनुसार नतीजे आ रहे हैं। अब आप बाद में चाहे जो करते रहिए कि जी वोट चोरी हो गई, मैच फिक्सिंग हो गई, ये तो होना ही था, हम तो पहले से ही शोर मचा रहे थे। नहीं भाई, ये पब्लिक मूर्ख नहीं है। ये पब्लिक सब कुछ देखती है अब कि किस समय आपको क्या करना था। आप जिनका विरोध कर रहे हैं वो किस तरीके से चीजों को हैंडल कर रहे थे, समस्याओं का समाधान कर रहे थे, और आप एक्चुअल में कर क्या रहे थे। और वैसे भी ये कर लेते समय रहते तो थोड़े से बेहतर नतीजे आ जाते, कुछ मैसेज दे पाते पब्लिक को। नहीं कर पाए हैं तो भी जो परिणाम तय कर लिया है बिहार की जनता ने, उसमें तो कोई परिवर्तन होने वाला है नहीं। वो परिणाम ऐसा ही आएगा जैसा पब्लिक मन बना चुकी है। क्योंकि सर जैसे आप कह रहे हैं ना कि दिखाने के लिए सही, पोस्टरिंग के लिए सही, कम से कम एक मंच पर तो सब नजर आते। और फिर अब जब 243 सीटों पर एनडीए की सभी पार्टियों के उम्मीदवारों के नाम तय हो चुके हैं 243 पर, और ये पहले फेज के लिए माथापच्ची कर रहे हैं, अभी दूसरा फेज भी है, कहीं फ्रेंडली फाइट होगी, सीधे सीधे जंग होगी। तो सर एक मैसेज तो जनता में चला जाता है ना कि जो अपनी पार्टियों को नहीं संभाल पा रहे, अपनी पार्टियों में कलह मची हुई है, गठबंधन की पार्टियों को नहीं संभाल पा रहे हैं, वो बिहार को क्या संभालेंगे। तो इसलिए आपको लगता है कि एनडीए को यहां पर पहले ही, चुनाव से पहले एक एज मिल गया है, क्योंकि उन्होंने तो अपने सारे उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए, यहां पर रोना धोना ही मचा हुआ है। देखिए, बात ऐसी है कि इतने साल मुख्यमंत्री रहने के बावजूद नीतीश के खिलाफ किसी तरह की कोई एंटी इनकम्बेंसी दिखाई नहीं दे रही है, और जो मिलीजुली सरकार थी एनडीए की, उसके खिलाफ भी नहीं दिखाई दे रही है। बल्कि जो ये लोग अपनी उपलब्धियां गिना रहे हैं, अमित शाह को मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि जब ये लालू राबड़ी बिहार को छोड़ करके गए थे, गंगा पर कितने बैराज थे। बोला कि हमारे टाइम में 4 बैराज तो बन चुके हैं, और 10 जो हैं और प्रस्तावित हैं, वो अगले 8-10 साल में, जो है 5 से 10 साल में बन करके तैयार हो जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि अगले 10 साल में ऐसी व्यवस्था की जा रही है कि जो बाढ़ से तबाही होती आ रही है बिहार में, वो तबाही भी ना हो। इसके अलावा सड़कें हैं, रेलवेज हैं, हवाई अड्डे हैं, कई नए हवाई अड्डे बन गए बिहार में। तो ये सब चीजें लोगों को दिखाई नहीं दे रही हैं क्या? लोगों के जीवन में कुछ सुधार होता हुआ उनको नहीं दिखाई दे रहा है क्या? जो जंगल राज हुआ करता था वो खत्म नहीं हुआ है क्या? या जो लूट होती थी, वो चारा घोटाले से लेकर के, और फिर लालू जी जब रेल मंत्री बन गए और उसके बाद भी जमीनों के बदले नौकरी देने का जो पूरा मामला है, वो लोगों को पता नहीं है। और लोग भूल जाते हैं तो मोदी जी नहीं भूलने देते। पड़ोसी राज्य यूपी से योगी जी जाते हैं, योगी जी माफियाओं से लेकर के और तमाम चीजें वो अपने भाषणों में रखते ही हैं। उनका जो धार्मिक पुट है, काशी नगरी को याद दिलाते हैं, महाकुंभ को याद दिलाते हैं, भगवान राम के मंदिर के निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा को याद दिलाते हैं, और बताते हैं कि भाई बुलडोजर को भी याद दिला देते हैं कि भाई कोई अगर जरा सा भी शांति भंग करने की कोशिश करता है तो उसका किस तरीके से हम पूरा उपचार करते हैं, बड़ी तसल्ली से, बड़ी शांति से, और उसके बाद फिर लंबे समय तक खामोशी। तो ये आई लव मोहम्मद कहाँ गया? अंजू जी, कुछ आपको पता है? सर आजकल तो कहीं नहीं दिख रहा। वो भी एक टूल किट था ना, वो भी तो टूल किट कहीं बाहर से आया था कि कुछ रायता फैलाया जाए। बिहार चुनाव से पहले सर ये बड़ा तांडव करने की कोशिश कर रहे थे, इसीलिए तो वो योगी जी ने उसकी वैसे हवा निकाल दी। सर तौकीर रजा को देखो, कहाँ जेल में बैठा हुआ है, 200 करोड़ की प्रॉपर्टी पर जब्त हो चुकी है, बुलडोजर चल गया, 100 करोड़ का वो उसका बारात घर कहाँ चला गया। सर सारी पोल पट्टी खुल गई ना, वक्फ की जमीनों पर कब्जा कर करके कैसे सर ये प्रॉपर्टी बना लेते हैं, करोड़ों अर्जित कर लेते हैं। और
5,000 का लोन सर 37-35 साल पहले लिया था, वो देने की तो औकात नहीं थी तौकीर रजा की, और यहाँ करोड़ों की संपत्ति। तो ये सब योगी जी ने जो किया, उसकी हवा उस तरफ जा रही है ना कि आप दे दो उसको ओसामा को टिकट। कौन है ओसामा सर? उसको टिकट देने की क्या जरूरत थी आरजेडी को? तो उन्होंने कहा ना, माफिया का जो हाल हमने वहां किया, अब यहाँ पे भी करेंगे जब आएंगे फिर से। जी हाँ। तो यहाँ बहुत नियोजित तरीके से सारी चीजें हो रही हैं, और वहां एक वो मैं कहता हूं जूतों में दाल बट रही है। तो उसका तो परिणाम फिर वही होगा ना, जो राज्य दर राज्य ये लोग प्राप्त करते रहे हैं सधन्यवाद, वही बिहार में होने वाला है। सर एक चीज ये जो इस बार हमने ये भी देखा कि जेडीयू ने भी 4 मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। हालांकि लोकसभा चुनाव के दौरान भी उनका ये ट्रेंड देखने को मिला था, एलजेपी ने भी एक ही मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट दिया है। तो मतलब ये एनडीए में लगभग सबको अब समझ में आ गया है कि उस वोट बैंक के पीछे ना भागा जाए जो इनकी कदर नहीं करता। देखिए, एक बेल्ट है वहां तो जनता दल यू मुस्लिम कैंडिडेट ही उतारेगी, ये सबको पता था। लेकिन जो एक बल्क में बड़ी संख्या में पहले उनके मुस्लिम चेहरे देखने को मिलते थे, वो इस बार देखने को नहीं मिले हैं। और नीतीश कुमार को पता है ना कि भाई वो किसके साथ जाएंगे, तो क्यों आप सीटें खराब करें और क्यों आप टिकट खराब करें, क्यों संभावनाओं में पलीता लगाएं। और दूसरी बात यह है कि अब अमित शाह जैसा रणनीतिकार और चाणक्य सलाह देने के लिए उनको भी है। पहले नहीं मानते थे, आजकल तो नीतीश कुमार भी एक तरीके से पूरी विनम्रता के साथ जब जब नरेंद्र मोदी सामने पड़ते हैं तो वो झुकते हैं उनका आशीर्वाद लेने के लिए। तो उनकी समझ में आ गया है कि भाई कुछ नहीं रखा है, यहीं इन्हीं के साथ रह करके बिहार को आगे ले जाया जा सकता है या दूसरे प्रदेशों को आगे। देखिए, एक बात बताता हूं मैं आपको, बहुत क्लियर कट मैसेज सब में चला गया है। और जब मैं सब में कहता हूं तो सब में, इनमें शरद पवार भी है, इनमें उमर अब्दुल्ला भी हैं, और ममता बनर्जी तो सबसे ज्यादा परेशान है इस समय। इन सबको पता है कि भाई ये लोग सकारात्मक राजनीति कर रहे हैं, ये लोग विकास की राजनीति कर रहे हैं, ये विकास कर रहे हैं तो विरासत को भी संभाल रहे हैं। और कोटि कोटि जो भारतीय हैं, मैं हिंदू भी नहीं कहता, कोटि कोटि जो भारतीय हैं वो भी अब समझ गए हैं कि एक्चुअल में 2014 से पहले उनके साथ क्या खेल हो रहा था और 2014 के बाद में किस तरह का परिवर्तन वो महसूस कर रहे हैं। तो ये चीजें सबकी समझ में आ रही हैं, विपक्षी दलों के नेताओं की भी समझ में आ रही है। धीरे धीरे एक्चुअल में जो राहुल गांधी से दूरी बना रहे हैं ना लोग, उनके अपने घटक दलों के नेता भी, उसकी वजह ये है कि अब पक्के तौर पर उनको यकीन हो गया। पहले तो ममता बनर्जी ही कहती थी कि नॉन सीरियस, अब सबको यकीन हो गया कि वाकई नॉन सीरियस है। अब इसको फैसले लेने हैं तब ये विदेशों में घूमता है, और देश में आकर के भी इसको लगता है कि मैं थोड़ा सा राजनीतिक स्कोर कर लूं, चलो चंडीगढ़ हो आते हैं, चलो रायबरेली हो आते हैं, चलो असम भी चले जाते हैं। तो जहां जहां लोगों की संदिग्ध स्थिति में मौत हुई है, भैया उन्हीं के पास टूर लगाना शुरू कर दो, बाकी तो और तो कुछ बस का है नहीं। नहीं सर, टूर लगाने का इतना शौक है तो पश्चिम बंगाल चले जाते ना। वो एक एमबीबीएस की छात्रा के साथ जिस तरह की दरिंदगी हुई है, वहां भी चले जाते उस परिवार से मिलने के लिए, उनको भी गले लगाते। अगर आपको इतना दुख दर्द होता है, इनकी बहन जो है उनको फिलिस्तीनी तो बड़े याद आते हैं, उनको हमास वाले बड़े याद आते हैं, लेकिन जो वहां इजराइल की महिलाओं के साथ हुआ था वो याद नहीं आता। तो वैसे इनको अगर तालिबान की प्रेस, वो जो विदेश मंत्री आया था उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर महिला पत्रकार नहीं थी पहले दिन, तो बड़ा दर्द हो रहा था। तब तो महिला शक्ति की बातें कर रही थी। हरियाणा में आईपीएस के यहाँ चले गए और एक एएसआई ने भी उसके यहाँ तो नहीं गए। उसमें क्यों अंतर कर रहे हैं? मतलब दलित के यहाँ जाएंगे, किसी जाट एएसआई के यहाँ नहीं जाएंगे। यही राजनीति है सर राहुल गांधी की। लेकिन सर ये वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी, इनकी क्या रणनीति रहने वाली है? इनका तो आरजेडी के साथ भी मतलब मतभेद ही चल रहा है, वहां पे भी वो 12 सीटें दे रहा है
तेजस्वी यादव कहाँ तो 15-16 मांग थे, 22-25 मांग रहे थे, 10 सीटें तो कांग्रेस ने देनी थी, लेकिन यहाँ तो आरजेडी भी नहीं देने को तैयार है। तो उनकी रणनीति क्या दिखती है आपको? देखिए, जो गठबंधन बनते हैं ना, उसमें बात ये है कि आप लेने के लिए गठबंधन में आए हैं या कुछ देने के लिए आए हैं। जहां आपकी भावना ये हो कि मुझे अपने सहयोगियों का भी ख्याल रखना है, वहां आप लीड करते हैं किसी गठबंधन को। और अगर आप लेने के ही चक्कर में हैं, दूसरों का हक मारने के चक्कर में हैं, तो कोई गठबंधन चल नहीं सकता है। मुकेश सहनी का कुछ कुछ पॉकेट्स में असर है, उसका अपना जलवा है। और जैसे वो उप मुख्यमंत्री पद की मांग कर रहे थे, तो ये सब चीजें तो बैठ करके संवाद करके मीटिंग करके सुलझाई जा सकती हैं, आश्वासन दिए जा सकते हैं। आउटसाइडली ये कह देना कि साहब सबसे बड़ा दल तो आरजेडी के बाद अगर कोई होगा तो कांग्रेस होगी, तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर का तो हक कांग्रेस का बनता है। क्यों भाई, दो क्यों नहीं बन सकते? आप भी बनवा लीजिए अपना। अगर बहुमत आता है तो मुकेश सहनी को भी कह दीजिए कि ठीक है, आपको भी बना देंगे। कुछ राज्यों में तो 2-2, 3-3 मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बने हैं। लेकिन आपको ये सब करना ही नहीं है। आपको तो छोटा दिल दिखाना है, आपको तो ज्यादा से ज्यादा सीटें हड़पनी है, अपने सहयोगियों के लिए छोड़नी नहीं है। आपको अपनी हैसियत उससे कहीं ज्यादा बड़ी दिखानी है जितनी एक्चुअल में है नहीं। और ये अकेले बिहार का चक्कर नहीं है। अभी तो जब ये बंगाल में शुरू होगा तो बंगाल में देख लीजिएगा। हालांकि बंगाल में तो ममता बनर्जी इनको घास डालने वाली नहीं है, ना इनको ना वामपंथियों को। पिछली बार भी नहीं डाली थी। पिछली बार किसकी कैजुअलिटी हुई थी पश्चिम बंगाल में? भाई, कांग्रेस 44 से 0 पर आ गई थी और वाम दल जो है वो 22 या 24 से 0 पर आ गए थे। और भारतीय जनता पार्टी 3 से 77 सीटों पर चली गई थी। तो कैजुअलिटी तो इन्हीं की हुई थी। और सर, जिनकी कैजुअलिटी हुई थी वो ममता बनर्जी को बधाई दे रहे थे कि आपने बीजेपी को रोक दिया। अपना नहीं दिख रहा था कि हम तो 0 पे आ गए। वो इस बात के लिए बल्ले बल्ले कर रहे थे एक्स पर जा जाकर। लेकिन सर, ये एआईएमआईएम ने भी 25 उम्मीदवार उतारे हैं। आपको लगता है कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा कुछ सीटों पर, या वो मुस्लिम बहुल इलाके होंगे वहीं पर कुछ होगा? देखिए, मुस्लिम जो है वो बहुत टैक्टफुली वोटिंग करने लगा है। कुछ सीटों पर अगर उसको ये लगेगा कि यहाँ आरजेडी कांग्रेस का कैंडिडेट कमजोर है और असदुद्दीन ओवैसी का मजबूत है, तो वो वहाँ असदुद्दीन ओवैसी के कैंडिडेट के पक्ष में वोट करेंगे ताकि बीजेपी को हराया जा सके, जेडीयू को हराया जा सके, इनके सहयोगियों को हराया जा सके। तो वही होगा। फिर उसमें ये नहीं देखा जाएगा कि ये ओवैसी का है या राहुल गांधी का है या तेजस्वी का है, किसी और का है। उसमें वो टैक्टफुली मतदान करेंगे। सर, ये जो राघोपुर से चुनाव लड़ने की बातें कर रहे थे पीके साहब, ये क्यों मैदान से हट गए? क्यों अचानक इनको याद आया कि अरे मेरे को तो बहुत सारे काम है, चुनाव लड़के मैं क्या करूंगा, बाकी लोग तो लड़ ही रहे हैं। बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को लीड कर रहे हैं, इतने बड़े नेता हैं, इतने बड़े रणनीतिकार हैं, इतने सारे चीफ मिनिस्टर बनवा चुके हैं, प्रधानमंत्री बनवा चुके हैं इस देश का 2014 में। तो अब तो जमीन पर तो अब आए हैं ना, तो अब पता लगेगा, अब दाल और आटे का भाव पता लगेगा कि आप कितने बड़े रणनीतिकार हैं और कितना आपके भीतर जो है वो चुनाव जितवाने का तो बहुत श्रेय ले लिया और पैसा भी बहुत कमा लिया पॉलिटिकल पार्टियों से। लेकिन अब तो खर्च करने का मौका है, अब तो सब कुछ दांव पर है। उनको समझ में आ गया कि मैं राघोपुर में अगर उलझ जाऊंगा तो फिर राघोपुर के बाहर तो निकल नहीं पाऊंगा। तो पहले आप चाहे जो दावा करते रहे और 9वीं फेल बता करके तेजस्वी यादव की इज्जत उतारते रहे, लेकिन भिड़ जाते जा करके। जब
बंगाल में ममता बनर्जी के लिए रणनीति तैयार कर रहे थे, तब ममता बनर्जी को क्या कहा था इन्होंने कहा था कि नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ ही आपको चुनाव लड़ना चाहिए। तो उनको मरवा दिया, उनको हरवा दिया। शुभेंदु अधिकारी जीत गए और जो लीड कर रही थी अपनी पार्टी को ममता बनर्जी, वो चुनाव हार गई वहां। तो रणनीतिकार तो यही थे ना, सलाहकार तो ये थे उस समय। तो लड़ जाते, और चलो मैं कहता हूं हार भी जाते, जमानत भी जब्त हो जाती, तो लड़ने का एक अनुभव तो होता ना। बिल्कुल। और कोई भी नई पॉलिटिकल पार्टी बनती है, पहला चुनाव वो हारने के लिए ही लड़ती है। पहले ही झटके में कोई सत्ता में नहीं आता। पूर्ण बहुमत तो दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल को भी नहीं दिया था। इतना बड़ा एंटी करप्शन एजिटेशन के गर्भ से निकले थे, अन्ना जैसा नाम था उनके साथ, कई और चेहरे साथ में थे, फिर भी 28 सीटें आई थी। तो कांग्रेस के कंधों पर ही सवार होकर के पहली बार मुख्यमंत्री बनना पड़ा था। तो प्रशांत किशोर को गलतफहमी ज्यादा है। अभी बिहार की जनता का मन उखड़ा नहीं है नीतीश से या एनडीए से या प्रधानमंत्री मोदी से, इसलिए किसी भी तीसरे दल या चेहरे की अभी वहां जरूरत है नहीं। सर, पीके की गलतफहमी तो दूर हो गई, लेकिन ये जो राजकुमार युवराज है, फॉरेन रिटर्न है, बार बार जाने वाले, उनकी गलतफहमी भी मुझे लग रहा है कि इस बार के बिहार विधानसभा में चुनाव में पूरी तरह से दूर हो जाएगी। नामो निशान नहीं बचने वाला है वहां पर इस बार कांग्रेस का, जिस तरह के हालात दिख रहे हैं। चलिए देखते हैं ऊंट किस करवट बैठता है, लेकिन अभी तो दूसरे चरण के लिए भी माथापच्ची होनी है, उस दौरान क्या कुछ होता है। आपने सर समय निकाला, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी इस विषय पर मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी नमस्कार। जय हिंद। जय हिंद।